हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ यूटेट फर्स्ट पेपर के मैथ सेक्शन के कुछ क्वेश्चन। आइए उन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में मैं सबसे पहले टॉपिक ले रहा हूँ प्राकृत संख्या। प्राकृत, जिसे प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। देखो बच्चों, जब आप स्कूल गए होंगे तो स्कूल में आपने ख्याल किया होगा, सबसे पहले क्लास टीचर आपके क्लास में आते होंगे और आपकी अटेंडेंस लेते होंगे। तो क्लास टीचर आपके अटेंडेंस लेने के लिए कुछ संख्याएं बोलते होंगे। वो संख्याएं थी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आगे को बोलते जाते होंगे। तो एक्चुअल में जो क्लास टीचर हैं वो अटेंडेंस के बहाने ये जानने की कोशिश करते हैं कि कक्षा में कुल कितने बच्चे आए हैं और कुल कितने बच्चे नहीं आए हैं। अर्थात वो ये गिनना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों की संख्या को काउंट करने के लिए वो क्या करते हैं, काउंटिंग के नंबर बोलते हैं। तो जिन काउंटिंग के नंबरों को वो बोलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने यानी कि काउंटिंग के लिए प्रयुक्त करते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखा होगा आपकी इनकी कुछ विशेषताएं होंगी। पहली विशेषता तो ये है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। संख्या 1 है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी आपकी, 1 है। दूसरी विशेषता ये है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर सदैव 1 होता है। जैसे आपने देखा होगा, 1 और 2 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। 2 3 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, ऐसे आगे को चलते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है, 1 का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली सब छोड़ देते हैं, यदि एक प्राकृत संख्या n है, हमने एक प्राकृत संख्या क्या ले ली, n है, तो इससे अगली प्राकृत संख्या क्या होगी, इसमें एक जोड़ने पर मिल जाएगी, n+1 होगी। जैसे 4 के बाद अगला कौन सा आता है, 5। 5 कैसे आता है, 4 में एक जोड़ने के बाद। ठीक है, 5 के बाद क्या आता है, 6। 6 में 6 कैसे मिलेगा आपको, 5 में एक जोड़ने पर मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, इतनी बात समझ में आगे होगी। इसके प्राकृत संख्याओं के बाद हम एक अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहा जाता है। अब देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अगर हमको प्राकृत संख्या मालूम है, प्राकृत संख्या क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा आगे होती। और अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या और मिला दें, 0, तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं।
ठीक है। अब इनकी कुछ विशेषताएं होंगी। पहला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। शून्य होती है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अंतर एक का होता है, वैसे ही पूर्ण संख्याओं के बीच में, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है? एक का होता है। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच अंतर सदैव ठीक है। थर्ड क्या है? यदि एक पूर्ण संख्या n है तो अगली पूर्ण संख्या n+1 होगी, ठीक है। यहाँ पर n का मान 0 हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर 0 आता है, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में मैंने लिखा था एक n हो तो दूसरा n+1 होगी इससे अगले वाली, परंतु यहाँ पर n का मान कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, उसके बाद एक टॉपिक और लेते हैं हम यहाँ पर, पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर से बोलते हैं। इंटीजर से क्या होता है? देखो, पूर्ण संख्या बताई मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, इन इंटीजर्स के लिए क्या करते हैं हम? दो चीजें करते हैं। यहाँ पर ऋणात्मक रूप लिखेंगे, यहाँ पर धनात्मक रूप लिखेंगे। अब जो इन पूर्ण संख्याओं में जो एक से लेके आगे को, यानी कि 0 को छोड़ के जो भी संख्याएं, जो भी पूर्ण संख्याएं हैं, उनका ऋणात्मक लिख लो। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 ऐसे। और 0 को छोड़ के बाकी जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका धनात्मक रूप लिख लो। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 ऐसे। अब एक चीज छोड़ रहे थे हम, कौन सी चीज छोड़ रहे थे? 0। 0 ना ऋणात्मक में आएगा ना धनात्मक में आएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो शून्य को छोड़ के बाकी पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक रूप, शून्य को छोड़ के बाकी पूर्ण संख्याओं के धनात्मक रूप और शून्य, इन सब को मिला के जो सूची बनेगी, जो संग्रह मिलेगा मुझे, वही क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। पूर्णांक का मतलब ये होता है जिनका पूर्ण मान होता है, ठीक, अपने आप में पूर्ण होते हैं, ठीक है, उनको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर किसको बोलते हैं? वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा ऐसी संख्याएं भी होती होंगी जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती होंगी, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? उन संख्याओं को बोलते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर। वे संख्याएं जो दो से
पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, आइए हम इनको समझते हैं। मैंने एक नंबर लिखा 153 यानी कि 153। इसमें 2 का भाग देते हैं। 2 सत्ते 14, घटाएंगे 1 बचा, 3 उतर गया, 2 छक्के 12, शेषफल बच गया 1। शेषफल क्या है इसमें 1। अब 1 में 2 का भाग नहीं जाता और ये शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल 1 है, शून्य नहीं है। शेषफल शून्य नहीं होने का मतलब क्या हुआ? विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई, अर्थात 153 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा 184, इसको 2 से भाग करते हैं। 2 नंबर 18, घटाया 0, 4 उतर गया, 2 दूना 4, घटा 0, यानी कि शेषफल शून्य हो गया। शेषफल शून्य हो गया, इसका मतलब विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, यानी कि 184 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये सम संख्या हो गई। एक तरीका और होता है सम और विषम संख्या जानने का। ऐसी संख्याएं, सम संख्याएं जो होंगी ना, उनका इकाई का अंक सम संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, जिन संख्याओं के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सम संख्याएं होती हैं। बाकी क्या हो जाएंगी? विषम हो जाएंगी। ठीक है, इससे भाग देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सीधे सीधे देख सकते हैं, इकाई का अंक ढूंढो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 105, इकाई का अंक 5 है तो सम नहीं है, क्या है? ऑड है। जैसे मैंने लिखा 104, इकाई का अंक 4 है तो ये क्या होगा? इवन हो गया। जैसे मैंने लिखा 185 या 189, तो ये इकाई का अंक क्या है? 9 है, सम नहीं है, क्या है? ऑड है। जैसे मैंने लिखा 69, ऑड है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 64, इवन है। जैसे मैंने लिखा 60, इवन है। जैसे मैंने लिखा 38, इवन है। ये इकाई के अंक से मैं पहचान जा रहा हूँ कि ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सम पूर्णांक। देखो मैंने सम संख्या बताई थी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इन सम संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक रूप लिखे। यहाँ पर लिखते हैं ऋणात्मक और यहाँ पर लिखते हैं धनात्मक। ऋणात्मक कौन से? -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, ऐसे। यहाँ लिख दिया इनके धनात्मक, +2, +4, +6, +8, +10, +12, +14, +16, ये। तो सम संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक रूपों का जो सूची मिलेगी, ये जो सूची है, इसी को हम क्या बोलेंगे? सम पूर्णांक। समझ बात आ गई? इसी तरीके से आप विषम पूर्णांक लिख सकते हैं। विषम पूर्णांक, जब विषम संख्याएं होती है वो क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, डॉट डॉट डॉट। इनका भी आप क्या करें? वही चीज अपनाइए, वही तरीका अपनाइए, ऋणात्मक और धनात्मक। इनका ऋणात्मक रूप लिखिए, -3, -5, -7, -9, -11, डॉट डॉट डॉट। यहाँ धनात्मक लिखिए +1, +3, +4, +5, +7, +9, +11, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो इनकी जो सूची मिल रही है कहलाएंगे विषम पूर्णांक। अब देखिए सम संख्याओं के
की विशेषता। देखो जो सम संख्याएं होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 ये होती है। देखिए इसमें देखो अंतर कितने का है, दो दो का। देखो दो में दो जोड़ा चार, चार में दो जोड़ा छः, छः में दो जोड़ा आठ, आठ में दो जोड़ा दस, दस में दो जोड़ा बारह, बारह में दो जोड़ा 14, यानी कि दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच अंतर सदैव दो का होता है। अब देखो दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है। यदि एक सम संख्या 2n है तो अगली सम संख्या 2n+2 होगी। समझ बात आई? क्योंकि सम संख्या में जो क्रमागत सम संख्या मिलती है कैसे मिलती है, पिछले वाले में दो जोड़ दोगे तो अगली मिल जाएगी, तो ये पिछली वाली हो, इसमें दो जोड़ दिया हमने तो अगली मिल जाएगी। ठीक है। तीसरा, ये दूसरा था, ये तीसरा हो गया। दो सम संख्याएं के बीच एक विषम संख्या होती है। यानी कि सम संख्या में, यानी कि सम संख्या ले जैसे हमने 2n ना, एक सम संख्या, उसमें ये तो ले ली इवन नंबर। अगर इस इवन नंबर में हम एक जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसी विषम संख्याओं की विशेषता लिखते हैं। देखो विषम संख्या के बताए थे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। देखो एक में दो जोड़ा 3 आया, 3 में दो जोड़ा 5, 5 में दो जोड़ा 7, 7 में दो जोड़ा 9, 9 में दो जोड़ा 11, 11 में दो जोड़ा 13, ऐसा आते रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच अंतर सदैव दो होता है। ठीक है। दूसरा, यदि एक सम संख्या n है तो इससे अगली एक विषम संख्या होगी, इससे अगली विषम संख्या n+2 होगी। मैंने बताया था जैसे कि दो क्रमांक विषम संख्याओं के बीच में अंतर सदैव कितने का होता है, दो। यानी कि पहले वाले में दो जोड़ेंगे तो उससे अगले वाली विषम संख्या मिल जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज, दो विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या होती है। अगर इसका मतलब ये हुआ एक सम संख्या, एक n क्या है, एक विषम संख्या है, इसमें एक जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, n अगर विषम है तो n+1 क्या होगी, सम होगी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जैसे कोई बोले आपको पहली
यानी कि प्रथम 4 प्राकृत संख्या जोड़िए। योगफल ज्ञात करें। पहली 4 प्राकृत संख्या क्या हुई? 1 धन, 2 धन, 3 धन, 4। ये पहले की 4 प्राकृत संख्याओं का जोड़ हो गया योगफल। तो इसका जोड़ कैसे निकाले? 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 1 जोड़ा 10। ऐसे हो गया। अब ऐसे जोड़ने में समय लगेगा, परंतु उसको शॉर्ट तरीका क्या होता है तब जोड़ने का? पहले की 4 प्राकृत संख्या जोड़ने तो 4 लिखो, गुणा लगाओ, 4 में 1 जोड़ दो 5 और पूरे का आधा कर दो। ये 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 2 गुणा 5 आ गया। कितना आया? 10। ये इतनी जल्दी हो गया। अगर कोई बोले प्रथम 50 प्राकृत संख्या जोड़िए, तो कैसे निकालेंगे? 50 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 50 में 1 जोड़ देंगे, 51/2। इससे कट गया कितनी बार? 2 से कट गया 50 कितनी बार? 25 बार। तो 25 गुणा 51, तो 25 कम 25, 25 बन से 125। ठीक है ना? 125 में 2 जोड़ेंगे 127। ठीक है। 25 कम 25 हासिल 2, 25 पंचे 125 और इसमें 2 जोड़ो 127, इतना आ गया। ठीक है। अगर कोई बोले प्रथम 14 प्राकृत संख्याओं का योग निकालो, तो कैसे निकालेंगे? 14 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, 14 में जोड़ देंगे 15/2। 2 से 14 कट गया 7 बार, 7 गुणा 15 आ गया, 15 सत्ती कितना होता है? 105। ये आ गया। ठीक है। आई होप आपको इतने कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए होंगे। आइए अब देखते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा एक सम पूर्णांक है? n क्या है? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक बताए थे मैंने, +-1, +-3, +-5, +-7, +-9, +-11, +-13, ये डॉट डॉट डॉट, ये विषम पूर्णांक हो गया। यानी कि n का मान इनमें से कोई होगा। ठीक है। सपोज कर लो n का मान यहाँ पर मैं कितना ले लेता हूँ? 1। n का मान 1 लेने का मतलब क्या हुआ? जहां पर n को निमंत्रण में बुलाया होगा, वहां पर n खुद न जाके किसको भेजेगा? अपनी जगह पे 1 को भेजेगा। यानी कि जहां पर n होगा वहां पर क्या लिखना है? मुझे 1 लिखना है। ठीक है। तो जो आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन में जो संख्याएं दे रखी है, इनमें से कौन सी संख्या सम पूर्णांकों को बताती है कह रहा है? तो चेक करते हैं। 3 इंटू एन माइनस 8, क्योंकि 3 और n के बीच में कुछ नहीं था तो क्या लगा दिया मैंने? गुणा। 3 गुणा n का मान मैंने ले रखा 1 माइनस 8। ये आ गया 3 एकम 3 ऋण 8। 3 में 8 घटाना नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो ऋण लगाएंगे। 8 में से 3 घटा 5। ऐसी 5n² प्लस 4 लिखा है दूसरा, बीच में क्या होगा? गुणा। 5 इंटू 1 का स्क्वायर, n की जगह 1 रखना है, प्लस 4। अब मुझे बताओ एक का वर्ग कैसे निकालोगे? 1 गुणा 1 निकालोगे। 1 का वर्ग कितना हो गया? 1 ही हो गया। तो 1 का वर्ग कितना लिख देंगे यहाँ पर? 1। 5 गुणा 1 धन 4। 5 एकम कितना हो गया? 5 धन 4 कितना हो गया? 9। ठीक है। इस थर्ड ऑप्शन 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 लिखा है। 3 इंटू 1, एन की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 5। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 5। 3 एकम 3 धन 5, 5 3 कितना हो गया? 8। चौथा है 4n² प्लस 5, और 4 और n स्क्वायर के बीच में कुछ नहीं किया, लगाएंगे गुणा। 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5, n के प्लेस पर कितना रख दिया? 1। 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 5। 4 इंटू 1 4 हो गया प्लस 5, कितना हो गया? 9। अब देखिए इसमें सम और विषम पूर्णांक ढूंढिए। 5 2 से पूरा विभाजित, देखो मैंने इकाई का अंक जिसका 0 2 4 6 8 होता है, जिसका इकाई का अंक वो सम होते हैं बताया था। नहीं है सम। ये 9 है, ये भी सम नहीं है। ये भी 9 है, ये भी सम नहीं है। 8 है, तो ये क्या हो गया? सम। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका सही। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोला? प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं। अब पहले की 15 पूर्ण संख्या लिखिए। अब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये क्या है? पहले की 15 पूर्ण संख्याएं लिख दी मैंने। प्रथम 15 पूर्ण संख्याएं, ये पहले की 15 पूर्ण संख्याएं हैं। अब इनका औसत निकालना है। तो औसत का मालूम होगा आपको फॉर्मूला। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ देंगे। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जोड़ेंगे? 14 तक। बटे आंकड़ों की संख्या कितनी होगी? 15। अब एक बात ध्यान से देखिए, 1 से लेकर 14 तक की जो संख्याएं ये हैं प्रथम, ये क्या है? प्रथम 14 प्राकृत संख्याएं का योग है। बीच में प्लस का साइन लगा रखा है, इसका मतलब प्रथम योग ले रखा है इनका, प्रथम 14 प्राकृत संख्याओं का योग। अब प्रथम 14 प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते बताया था मैंने? 14 लिखेंगे, 14 में जोड़ेंगे 15 और दोनों गुणा करके 2 से भाग कर देंगे। कितनी बार कट गया? 7 बार 105। यानी कि ये इन संख्याओं को 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं को जोड़ के आता है 105। और उसमें क्या जोड़ना है? 0। और बट्टे में कितना है? 15। तो 0 धन 105 कितना हो गया? 105 बट्टे कितना आ गया? 15। 15 सत्ते 105। 15 का भाग 105 में देना है, 7 बार गया। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। आई होप आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए, ठीक है, वो सब समझ में आए होंगे और उसी पर बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।